This is 4th July session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss only three issues. The first issue is Center Together Support to Remove Justice Verma. In this article, we will discuss about impeachment motion, and the second issue is related to controversy over socialism and secular word in preamble of the Constitution. The third issue is related to plastic waste issue and challenges before plastic waste in India and in world. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss about impeachment of High Court judges, how judges are removed in India. हाई कोर्ट जजेस के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन का प्रोसेस क्या होता है और इंडिया के अंदर जजेस को रिमूव करने का क्या प्रोसीजर है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे. आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2, फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस. व्हाई न्यूज? The Union government will bring a motion of impeachment against Justice Yashwant Verma of Allahabad High Court during the coming monsoon session of Parliament scheduled from July 1. ये जुलाई 21 होगा. जुलाई 21 से जो पार्लियामेंट का मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, उस मानसून सेशन के ड्यूरिंग यूनियन गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन ब्रिंग करेगा. गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन ऑल पार्टी कॉन्सेंसस फॉर दिस एक्शन. गवर्नमेंट इससे पहले ऑल पार्टी कॉन्सेंसस चाहती है और इसके लिए प्रोसेस गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट कर दिया गया है. व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर जजेज इन इंडिया? इंडिया में जजेज के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है वो क्या है? इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच अ जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय पार्लियामेंट. इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पार्लियामेंट जजेज को अपने ऑफिस से रिमूव कर सकती है. इट मीन्स ये पार्लियामेंट के पास पावर होती है इम्पीचमेंट से रिलेटेड. इम्पीचमेंट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इम्पीचमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है. द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर जजेज इन इंडिया इज अ क्रूशियल मैकेनिज्म टू अपहोल्ड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी व्हाइल प्रिजर्विंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. इंडिया के अंदर जजेस के लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करने के लिए एंड जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड ग्राउंड्स फॉर द इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है एंड इम्पीचमेंट के लिए क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए. आर्टिकल 124. दिस आर्टिकल आउटलाइन द रिमूवल प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज. सुप्रीम कोर्ट के जजेज को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 के अंदर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं. आर्टिकल 218 एप्लीकेबल टू रिमूव हाई कोर्ट जजेज. हाई कोर्ट जजेस को रिमूव करने के लिए आर्टिकल 218 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं. द ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट आर एक्सप्लिसिटली लिमिटेड टू प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. इम्पीचमेंट के लिए जो ग्राउंड है मेनली 2 ग्राउंड के बेस पर इम्पीचमेंट इनिशिएट किया जाता है. प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. प्रूव्ड मिसबिहेवियर एनी एक्शन और कंडक्ट बाय द जज दैट ब्रीचेज द एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ जुडिशरी. मिसबिहेवियर की अगर बात की जाए तो अगर कोई भी जज कोई ऐसा एक्शन कंडक्ट करता है जो कि जुडिशरी के एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को ब्रीच करता है तो उस एक्ट को मिसबिहेवियर के अंदर काउंट किया जाता है. इनकैपेसिटी, अ जज इनएबिलिटी टू परफॉर्म जुडिशियल ड्यूटी ड्यू टू फिजिकल और मेंटल इन्फर्मिटी. अगर कोई जज फिजिकल और मेंटल इन्फर्मिटी की वजह से अपना जुडिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने में अनेबल रहता है तो इसको जज का इनकैपेसिटी कहा जाएगा और इस इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट इनिशिएट किया जा सकता है. स्टेप्स इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस. इम्प्लीमेंट प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होते हैं? नंबर 1 स्टेप, इनिशिएशन ऑफ मोशन. अ मोशन फॉर इम्पीचमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स इन द लोकसभा और 50 मेंबर्स इन द राज्यसभा. इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट करने से पहले लोकसभा के अबाउट 100 मेंबर्स एंड राज्यसभा के 50 मेंबर्स का इस इम्पीचमेंट के लिए सपोर्ट होना चाहिए. द स्पीकर और चेयरमैन में डिसाइडिंग वेदर टू एडमिट और रिजेक्ट द मोशन. लोकसभा के अंदर स्पीकर और राज्यसभा के अंदर चेयरमैन डिसाइड करेगा कि वो इम्पीचमेंट मोशन को एडमिट करना चाह रहा है या रिजेक्ट करना चाह रहा है. फॉर एग्जाम्पल इन 2018 द मोशन अगेंस्ट चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा वॉज रिजेक्टेड आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन. यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है 2018 का जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अगेंस्ट मोशन इनिशिएट किया गया था बट ड्यू कंसिडरेशन की वजह से उसको चेयरमैन स्पीकर के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया था. फॉर्मेशन ऑफ एन इंक्वायरी कमेटी.
Upon admission of the motion, the Speaker of Lok Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha constitute a three-member committee comprising Chief Justice of India or a Supreme Court judge, Chief Justice of a High Court, a distinguished jurist. लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा अगर एक बार इम्पीचमेंट मोशन को एडमिट कर लिया जाता है तब ये थ्री मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। थ्री मेंबर कमेटी के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को इंक्लूड किया जाएगा एंड एक जूरिस्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। द कमेटी कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस, गैदरिंग एविडेंस एंड एग्जामिनिंग विटनेस टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द चार्जेज। इस कमेटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो किसी पर्टिकुलर जज पर लगाए गए एलिगेशन से रिलेटेड इंक्वायरी करना, इससे रिलेटेड एविडेंस गैदर करना एंड विटनेस जितने भी हैं उस मैटर से रिलेटेड उसको एग्जामिन करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। कमेटी रिपोर्ट एट पार्लियामेंट्री डिबेट। द कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस वेयर द मोशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। इफ द जज इज फाउंड गिल्टी ऑफ द एलिज्ड मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी, द रिपोर्ट इज डिबेटेड इन द पार्लियामेंट। जिस हाउस के अंदर इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया गया उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करती है और अगर जज गिल्टी फाउंड किया जाता है और उसके ऊपर मिसकंडक्ट या इनकैपेसिटी से रिलेटेड एलिगेशंस पुट कर लिए जाते हैं, रिपोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर डिबेट किया जाता है। इट मीन्स कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट तैयार किया उस रिपोर्ट को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बिफोर रखा जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसके बाद डिसाइड करता है कि रियली में वो गिल्टी है या नहीं, और गिल्टी होने के बाद उस पर डिबेट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव द मोशन विद स्पेशल मेजोरिटी। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट के बोथ हाउस से इस जो ये एलिगेशंस लगाए गए हैं और उसके लिए जो इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट किया गया है उसको अप्रूव कराया जाता है पार्लियामेंट के बोथ हाउस से। स्पेशल मेजोरिटी क्वेरिंग, a majority of the total membership of the house at least 2/3 of the membership present and vote। बात अगर स्पेशल मेजोरिटी की जाती है तो इसमें हाउस के इसमें टू टाइप की मेजोरिटी इंक्लूड होती है। हाउस के टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वाले मेंबर्स का 2/3 सपोर्ट इसको मिलना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को स्पेशल मेजोरिटी का नाम से जाना जाता है। फाइनल रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट। Once the motion is passed in both houses, it shall be presented to the president in the same session in which the motion has been adopted। पार्लियामेंट के बहुत हाउस के द्वारा अगर एक बार ये मोशन पास कर दिया जाता है सेम सेशन में प्रेसिडेंट के बिफोर इसको प्रेजेंट किया जाता है। इंस्टेंसेस ऑफ इम्पीचमेंट अटेम्प्ट, इससे पहले भी इम्पीचमेंट से रिलेटेड अटेम्प्ट किए गए हैं। पहले कुछ इंस्टेंसेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिया विटनेस अ फ्यू अटेम्प्ट्स ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट जस्टिस वी रामास्वामी 1993 एंड जस्टिस सौमित्रा सेन 2011। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी एंड 2011 में जस्टिस सौमित्रा सेन के अगेंस्ट भी इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट करने की कोशिश की गई। While none have resulted in a complete removal, these instances highlight the process rigidity and the role in upholding accountability। इनमें से किसी के भी अगेंस्ट कंप्लीट रिमूवल के लिए कोशिश नहीं की गई। इट मीन्स अभी तक किसी भी जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया है। व्हाट गाइडलाइंस रेगुलेट जजेस पब्लिक स्टेटमेंट, जजेस का जो भी पब्लिक स्टेटमेंट होता है उसको कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो रेगुलेट करती हैं। नंबर वन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जजेस लाइक ऑल सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस राइट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस टू मेंटेन मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड द इंटीग्रिटी ऑफ देयर ऑफिस। आर्टिकल 19(1) के अंडर जिस तरह से ऑल सिटीजन्स को कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट मिले होते हैं, जजेस के लिए भी राइट मिले हुए हैं, बट इन राइट्स पर जजेस के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, और ये रेस्ट्रिक्शंस जजेस के ऑफिस के मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पोज किए जाते हैं। पब्लिक स्टेटमेंट बाय जजेस मस्ट अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ देयर जुडिशियल ऑफिस। जजेस का जो भी पब्लिक स्टेटमेंट आता है वो जुडिशियल ऑफिस की डिग्निटी को अफोर्ड करना चाहिए। टू मेन इंस्ट्रूमेंट्स टू डील कंडक्ट ऑफ जजेस, जजेस के बिहेवियर को कंडक्ट करने के लिए टू मेन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। नंबर वन, बेंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002। नंबर टू, री स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997। स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऑन जुडिशियल रेस्ट्रिक्शंस, जुडिशियल रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी रिलीज की गई हैं, सच एज नॉन इंटरफेरेंस इन पॉलिटिकल मैटर्स,
पॉलिटिकल मैटर्स में जजेस को इंटरफेयर नहीं करना है। रेफ्रेनिंग फ्रॉम प्रिजुडिंग केसेस से अपने आप को रेफरिंग करना है। नॉन इंटरफेरेंस इन पब्लिक पॉलिटिकल मैटर, जजेस शुड abstain फ्रॉम कमेंटिंग ऑन पॉलिटिकल इवेंट्स और पॉलिसीज टू अवॉइड बीइंग परसीव्ड एज पार्टीशन। जजेस को पॉलिटिकल इवेंट्स पर कमेंट करने से अपने आप को एब्सटेन करना होगा। रेफ्रेनिंग फ्रॉम प्रिजुडाइंग केसेस, जजेस मस्ट अवॉइड मेकिंग स्टेटमेंट अबाउट ऑनगोइंग केसेस और लीगल इश्यूज दैट कुड बी इंटरप्रेटेड एज प्रिजुडिस और बियास। जजेस को किसी भी टाइप का ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, स्पेशली ऑनगोइंग केसेस या लीगल इश्यूज से रिलेटेड, जिससे एक ब्यास से रिलेटेड मैसेज पब्लिक के अंदर जाए। प्रीजुडाइस अगर से रिलेटेड कोई स्पीच है, ऐसे स्पीच को इन्हें अवॉइड करना चाहिए। नो पार्टिसिपेशन इन कंट्रोवर्शियल इवेंट में इन्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जजेस शुड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स और फोरम्स दैट कुड हार्म इंडिपेंडेंस और अलाइन देम विद अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और ग्रुप। जजेस को ऐसे इवेंट और फॉर्म्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जो कंट्रोवर्शियल है। These are some UPSC PYQ. What is the controversy on socialist and secular? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड से रिलेटेड इंडिया के अंदर क्या कंट्रोवर्सी है? वाई न्यूज, लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड दैट सोशलिस्ट एंड सेक्युलर आर इंटीग्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर, रिजेक्टिंग अ पिटीशन टू रिमूव दीज टर्म्स फ्रॉम द प्रीएम्बल। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल से इन वर्ड्स को रिमूव करने से रिलेटेड पिटीशन को रिजेक्ट किया था। द सुप्रीम कोर्ट upheld the 42nd Amendment 1976, which introduced the term socialist and secular, saying that these terms hold specific significance in the Indian context, distinct from their Western interpretations. सुप्रीम कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट 1976 को अपहेल्ड करके रखा, एंड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टर्म का जो इस अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोडक्शन किया गया था उसको भी इंटीग्रल पार्ट बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों वर्ड्स का वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन के कंपेयर में काफ़ी स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए इन दोनों वर्ड्स का। वर्ड आर्गूमेंट वर प्रेजेंटेड फॉर रिमूवल ऑफ टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड के रिमूवल से रिलेटेड क्या क्या आर्गूमेंट गिवन किए जाते हैं? नंबर 1, रिजेक्शन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रोफेसर के डी शाह proposed to include secular and socialist in the preamble on 15th November 1948, but the assembly rejected the proposal. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इस प्रोपोजल से रिलेटेड हमेशा इसको डिनाई रहा है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इन दोनों वर्ड्स का हमेशा ओपोज किया और कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें इंक्लूड ना करने के लिए उन्होंने अपना स्टैंड रखा। बट प्रोफेसर के डी शाह ने 15 नवंबर 1948 को सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड को प्रीएम्बल में इंक्लूड करने के लिए प्रपोज किया था। इमरजेंसी इंसर्शन, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड टू द प्रीएम्बल थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976 ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम। इमरजेंसी टाइम में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। इस अमेंडमेंट के अंडर ही सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड प्रीएम्बल के अंदर ऐड किए गए। Original intent. Petitioner argued that the Constituent Assembly, which drafted the Constitution, did not include these words, means they were not part of the original vision of the India. पिटिशनर का ये भी आर्गूमेंट होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उस टाइम इन वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। इसका मीनिंग ये हुआ कि इंडिया के ओरिजिनल वर्जन का ये कभी पार्ट नहीं रहे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, the amendment was given retrospective effect applying from November 26, 1948, which petitioner view as a fraud on the constitution. Because इन दोनों वर्ड का जो इफेक्ट गिवन किया गया है यानी जो अप्लाई किया गया वो नवंबर 26, 1949 से स्टार्ट किया गया, जबकि 1976 में इन दोनों वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि जो मेंशन किया गया वो ये किया गया कि इन वर्ड का एडॉप्शन 26 नवंबर 1949 से माना जाए। आइडियोलॉजिकल इम्पोजिशन,
Some petitioners also argued that adding these words forced citizens to adhere to specific ideology, potentially infringing on individual freedoms. कुछ पिटिशनर का ये भी कहना है कि ये जो दो वर्ड हैं, इन वर्ड्स को सिटीजन के ऊपर फोर्सफुली इम्पोज किया जा रहा है और सेक्युलर आइडियोलॉजी को उनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, जो कि इंडिविजुअल के फ्रीडम पर एक इन्फ्रिंजमेंट है। 1989 amendment to the Representation of People Act. The petitioner challenged the 1989 amendment to the RPA, arguing that requiring political parties to pledge allegiance to socialism and secularism for registration infringing on their freedom of speech under Article 19(1). पिटिशनर ने 1989 में RPA एक्ट को भी चैलेंज किया, बिकॉज RPA एक्ट से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज रेज हुए, स्पेशली इन दो टर्म को लेकर। हाउ वेस्टर्न कंसेप्ट व सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कंसेप्ट। सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट इंडिया के अंदर जो है वो वेस्टर्न कंसेप्ट से किस तरह डिफरेंट है। बाद अगर डेफिनेशन की जाए, डेफिनेशन के बेस पर दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म प्राइमरली रेफर टू द स्टेट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट अफेयर। वेस्टर्न कंसेप्ट के अंदर सेक्युलरिज्म का मीनिंग है कि यहाँ पर स्टेट अफेयर से रिलीजन अफेयर को फुल्ली तरीके से सेपरेट किया गया है। इंडियन कंसेप्ट में क्या है, नो स्टेट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। स्टेट और रिलीजन के बीच में स्टेट सेपरेशन यहाँ पर नहीं किया गया है। रोल ऑफ रिलीजन, रिलीजन इज ऑफन सीन एज ए प्राइवेट मैटर एंड द स्टेट रिमेन्स न्यूट्रल। वेस्ट में सेक्युलरिज्म का जो मीनिंग है, स्पेशली रिलीजन के अगर रोल की बात की जाए, रिलीजन वहाँ पर एक प्राइवेट मैटर के तौर पर देखा जाता है, जबकि इंडिया के अंदर इंडिया का जो स्टेट है वो मल्टीपल रिलीजन्स को रिकॉग्नाइज करता है, अकोमोडेट करता है। गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस, द गवर्नमेंट हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू इंडोर्स और सपोर्ट एनी रिलीजन। वेस्ट में रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑब्लिगे नहीं है। इंडिया के अंदर स्टेट ऑल रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है। और भी यहाँ पर हम देख सकते हैं वेरियस पॉइंट्स के बेस पर दोनों के बीच में डिफरेंट किया गया है। हाउ वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कंसेप्ट से वेस्टर्न कंसेप्ट स्पेशली सोशलिज्म को लेकर किस तरह डिफरेंट है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। एडवोकेट फॉर कलेक्टिव और गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू अचीव इकोनॉमिक इक्वलिटी। इंडियन कंसेप्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। हम देख सकते हैं कि वेरियस एस्पेक्ट के बेस पर दोनों के बीच में डिफरेंस है। मेन फोकस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास स्ट्रगल, रोल ऑफ द स्टेट, कल्चरल कॉन्टेस्ट, ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड, ये सभी एस्पेक्ट और इन एस्पेक्ट के बीच में इंडियन कंटेस्ट एंड वेस्टर्न कंटेस्ट में जो सेक्युलरिज्म का मीनिंग है वो डिफरेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन शेपिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म को शेपिंग करने में इंडियन जुडिशरी का क्या रोल रहा है। सरदार तहरुद्दीन सईद साहिब केस 1962। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट asserted that Article 25 and 26 of the Constitution highlight the secular nature of Indian democracy। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 एंड 26 इंडियन डेमोक्रेसी के सेक्युलर नेचर को हाईलाइट करता है। केशवानंद भारती केस 1973। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्युलरिज्म वाज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पोजिट्स दैट सर्टेन कोर एलिमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव इंट्रिंसिक वैल्यू एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड और रिमूव्ड। 1973 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसको अल्टर या रिमूव नहीं किया जा सकता। एसआर बोमाई केस 1994। द कोर्ट स्टेटेड दैट सेक्युलरिज्म सिग्निफाई इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25-28। 1994 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म ऑल रिलीजन्स का इक्वल ट्रीटमेंट है, जिन्हें आर्टिकल 25 एंड 28 के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन शेपिंग सोशलिज्म। सोशलिज्म को सेव करने में इंडियन जुडिशरी का क्या रोल रहा है। नंबर 1 केशवानंद भारती केस 1973 का एक केस है। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सोशलिज्म इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस श्री
Ranganatha Reddy case 1977. Court emphasized that socialism must focus on good social good, arguing that nationalization or acquisition should aim for the common good and equitable wealth distribution. इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशलिज्म को सोशल गुड पर फोकस करना चाहिए, इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर इसको फोकस करना चाहिए। मेनका गांधी केस 1978। In this judgment, Supreme Court emphasized that the right to life includes the right to live with dignity, which is essential to the socialist principle of ensuring a fair quality of life for all citizens. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू लिव विद डिग्निटी भी इंक्लूड है, और जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मिनर्वा मिल्स केस 1980। Supreme Court emphasized the need to harmonize fundamental rights with DPSP, stating that the DPSP should guide state policies to secure social and economic justice in line with socialist principle. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी के साथ हार्मोनाइज करना चाहिए, और साथ ही डीपीएसपी को स्टेट पॉलिसीज के एक गाइड के तौर पर यूज करना चाहिए, सो दैट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को सिक्योर किया जा सके सोशलिस्ट प्रिंसिपल के साथ साथ। संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड केस 1982। द जजमेंट फ्रेम्ड नेशनलाइजेशन एज ए नेसेसरी स्टेप फॉर रीऑर्गेनाइजिंग द लोकल कोल इंडस्ट्री एंड सेफगार्डिंग रिसोर्सेज वाइटल फॉर पब्लिक वेलफेयर। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनलाइजेशन को एक रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नेसेसरी स्टेप कहा, स्पेशली कोल इंडस्ट्री के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर नेशनलाइजेशन को इसने मोटिवेट किया, नेशनलाइजेशन के प्रिंसिपल को यहाँ पर इसने रिकमेंड किया, सो दैट पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड वर्क को किया जा सके। कंक्लूजन, द सुप्रीम कोर्ट अफर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एज इंटीग्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट द जुडिशरीज रोल इन इंटरप्रेटिंग दिस कंसेप्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट के तौर पर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड को अफर्म किया है। ये कहीं ना कहीं शो करता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन कंसेप्ट को जुडिशरी के द्वारा काफ़ी इंटरप्रेट किया गया है। द डिस्टिंक्शंस फ्रॉम वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन हाईलाइट द यूनिक सोशो कल्चरल लैंडस्केप ऑफ इंडिया, एम्फेसाइजिंग इंक्लूसिविटी, सोशल जस्टिस एंड इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इंडिया का जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन से काफ़ी डिस्टिंक्ट है। ये कहीं ना कहीं इंडिया की यूनिक सोशल कल्चरल लैंडस्केप को शो करता है, जो कि इंक्लूसिविटी, सोशल जस्टिस एंड इक्विटेबल रिसोर्स। इंडिया जनरेट्स द हाईएस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन इन वर्ल्ड। In this article, we will discuss various issues and challenges related to plastic pollution. According to a new research published in the journal Nature, India is responsible for around 1/5 of global plastic emission. जर्नल नेचर के अंदर पब्लिश एक न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में इंडिया ग्लोबल प्लास्टिक एमिशन के कंटेक्स्ट में 1/5 नंबर पर है। इट मीन्स 20% के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। India emit around 9.3 million metric ton per year. Per year, India 9.3 MT plastic emit करता है. India top of the emitters list, whereas the study placed China on fourth, generally considered to be the greatest emitter. नॉर्मली चाइना को कंसिडर किया जाता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना ग्रेटेस्ट पॉल्यूशन एमिटर है, बट ऐसा नहीं है। चाइना 4th नंबर पर है, इंडिया अब टॉप पर आ चुका है। की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट। Number 1, plastic emissions are highest in Southern Asian, Sub-Saharan Africa and Southeast Asian countries. प्लास्टिक एमिशन सबसे ज़्यादा सदर्न एशियन, सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर है। नंबर 2, एस्टिमेटेड प्लास्टिक प्रोड्यूस बाय वेरियस कंट्रीज पर ईयर वेरियस कंट्रीज में कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है। इंडिया की अगर बात की जाए 9.3 MT, नाइजीरिया सेकंड नंबर पर 3.5 MT, इंडोनेशिया 3.4 MT एंड चाइना 2.8 MT पर ईयर एमिट किया जाता है। नंबर 3, इन द ग्लोबल साउथ अनकलेक्टेड वेस्ट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ग्लोबल साउथ के अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन का जो मेन रीजन है वो अनकलेक्टेड वेस्ट रहा है। इट अकाउंट फॉर 68% ऑफ ऑल प्लास्टिक वेस्ट एमिशंस एंड 85% ऑफ ऑल डेब्रिस एमिशंस, द स्टडी एस्टिमेट। इस स्टडी के अकॉर्डिंग ऑल प्लास्टिक वेस्ट एमिशंस का 68% के लिए कलेक्टेड वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है,
ऑल डेब्रिस एमिशंस का 85% अनकलेक्टेड वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। नंबर फॉर हाई इनकम कंट्रीज हैव हायर प्लास्टिक वेस्ट जनरेट रेट्स बट नॉन आर रैंक्ड इन द टॉप 90 पोल्यूटर्स मोस्टली ड्यू टू 100% कलेक्शन कवरेज एंड कंट्रोल्ड डिस्पोजल। हाई इनकम कंट्रीज के अंदर प्लास्टिक वेस्ट जनरेट रेट हाई है और इन कंट्रीज के अंदर 100% कलेक्शन कवरेज एंड कंट्रोल डिस्पोजल पर फोकस किया जाता है। यही वजह है कि टॉप 90 में इन कंट्रीज का नेम नहीं है। व्हाट आर वेरियस रीजंस फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक इन इंडिया? इंडिया के अंदर प्लास्टिक के मिसमैनेजमेंट के लिए क्या क्या रीजंस हैं? India has emerged as one of the world's largest plastic polluter for several reasons. Number one, there is a large and increasing population which is becoming more affluent. More population generates more waste, and the country has not proper waste management services. इंडिया के अंदर कंटिन्यू पॉपुलेशन राइज हो रही है और एफ्लुएंट पीपल का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ वेस्ट भी इंक्रीज होता है। साथ ही इंडिया के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रॉपर नहीं है। नंबर टू, डंपिंग साइट इन द कंट्री आर होम टू अनकंट्रोल्ड लैंड डिस्पोजल। Number 3, the country's official waste generation rate estimated to be 0.12 kg per capita per day is possibly underestimated while waste collection is overestimated. इंडिया के अंदर पर कैपिटा वेस्ट जनरेट जो रेट है पर डे का वो 0.12 kg है और इसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है जबकि वेस्ट कलेक्शन को ओवर एस्टिमेट किया जाता है। नेगोशिएशंस ऑन अ लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी क्या क्या रही है? इन बुसान साउथ कोरिया representative from over 170 countries have gathered for the fifth and final round of the negotiations on a legally binding global treaty to end plastic pollution including marine pollution. प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए एंड मैरीन पोल्यूशन को एंड करने के लिए बुसान साउथ कोरिया के अंदर अबाउट 170 कंट्रीज रिप्रेजेंट हुए और इनके अंदर कुछ लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी से रिलेटेड नेगोशिएशंस किए गए। This initiative follow the 2022 UN Environmental Assembly's agreement to finalize the treaty by end of 2024. 2022 में UN Environmental Assembly के द्वारा इस तरह के ट्रीटी को कंडक्ट कराने के लिए इट मीन फाइनल ट्रीटी कंडक्ट कराने के लिए कुछ एग्रीमेंट किए गए। 2024 में ये ट्रीटी हुआ। बैकग्राउंड ऑफ ट्रीटी, व्हाट वाज रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन? In 2022, the United Nations Environment Assembly passed a resolution to end plastic pollution. प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए 2022 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। सेटिंग अप ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी INC सेटअप करने का यहाँ पर प्लानिंग किया गया है। INC वॉज सेटअप एंड टायर टू डेवलप अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ग्लोबल ट्रीटी टू गवर्न प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इट्स यूज अक्रॉस ऑल नेशंस। लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने के लिए INC यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। इन 2022 175 नेशन एग्री टू डेवलप अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 2024 टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम प्लास्टिक प्रोडक्शन यूज एंड डिस्पोजल। प्लास्टिक पोल्यूशन के एमिशन स्पेशली प्रोडक्शन यूज एंड डिस्पोजल से रिलेटेड जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए 2022 में 175 कंट्रीज ने एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट रिलेटेड टू प्लास्टिक पोल्यूशन कंडक्ट किया। व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी? ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का नीड क्यों हुआ? नंबर 1, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक। प्लास्टिक का डिपेंडेंसी वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नंबर 2, प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। प्लास्टिक वेस्ट का एनवायरमेंटल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड हेल्थ। प्लास्टिक पॉल्यूशन का एनवायरमेंट एंड हेल्थ दोनों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। नंबर 4, प्लास्टिक रोल इन क्लाइमेट चेंज को अल्टर करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इंडिया कंट्रीब्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? नंबर 1, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक एडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज मेड इट indispensable which led to a surge in global production double from 320 MT in 234 MT in 2000 to 460 million टन यानी MT in 2019। प्लास्टिक एडेप्टेबल है, वर्सेटाइल है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसको इंडिस्पेंसेबल बनाती हैं।
और यही वजह है कि ग्लोबल प्रोडक्शन इसका 2000 के कंपेयर में 2019 में डबल हुआ है। बाय 2040 प्लास्टिक प्रोडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 700 MT। 2040 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन 700 MT तक इंक्रीज हो सकता है। नंबर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। प्लास्टिक डिकम्पोजिशन टेक 20 to 500 ईयर्स विद लेस देन 10% रिसाइकल टिल नाउ। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 20 ईयर्स है, 500 ईयर्स लग सकते हैं, बट अभी तक 10% को ही रिसाइकल किया जा चुका है। Currently, annual plastic waste generation is approximately 400 MT and could increase by 62% by 2050। पूरे वर्ल्ड के अंदर करंट में जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन रेट है, एनुअल जो प्लास्टिक जनरेशन किया जाता है वो 400 MT किया जाता है। 2050 तक ये 62% तक इंक्रीज हो सकता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट लीक्स इनटू रिवर्स एंड ओशंस लीडिंग टू हार्मफुल माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक इन रिवर्स एंड ओशन। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट रिवर एंड ओशन के अंदर लीक हो जाता है, जो कि माइक्रो प्लास्टिक हार्मफुल माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक रिवर एंड ओशन के अंदर रिलीज करते हैं। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। प्लास्टिक वेस्ट थ्रेटन ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम को प्लास्टिक वेस्ट थ्रेटन करता है। केमिकल्स इन प्लास्टिक कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज एंडोक्राइन डिसरप्शंस, कैंसर, डायबिटीज, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर एंड न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट। प्लास्टिक के अंदर जो केमिकल होते हैं उनको उनका हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सच एज एंडोक्राइन डिसरप्शंस हो सकते हैं, कैंसर, डायबिटीज, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट हो सकता है। मैरीन फ्रेश वाटर एंड टेरिटोरियल स्पीसीज आर सीवरली इफेक्टेड। मैरीन फ्रेश वाटर एंड टेरिटोरियल स्पीसीज जितनी भी होती हैं सीवरली तरीके से इफेक्ट होती हैं। नंबर ऑफ प्लास्टिक रोल इन क्लाइमेट चेंज। प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट का ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में बहुत बड़ा रोल होता है। प्लास्टिक अकाउंटेड फॉर 3.6% ऑफ ग्लोबल एमिशंस इन 2020 प्राइमरली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोडक्शन। Number 5, India's contribution to plastic pollution. Our country, India is the largest contributor to global plastic pollution, which accounting for 20% of emissions, surpassing Nigeria, Indonesia and China. ओवरऑल एमिशन का 20% के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है और लार्जेस्ट ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रीब्यूटर बन चुका है इंडिया। नाइजीरिया, इंडोनेशिया, चाइना को ये अब सरपास कर चुका है। इंडिया स्टैंड्स ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो हो इस पर इंडिया का क्या स्टैंड रहा है। नंबर, ओपोजिशन टू प्रोडक्शन कैप। वेस्टर्न कंट्रीज ने जिस तरह से प्लास्टिक के प्रोडक्शन को कैपिंग करने का कोशिश किया, इंडिया ने इसका ओपोज किया। नंबर, फोकस ऑन फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। इंडिया चाहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इंडिया को प्रोवाइड कराया जाए, या जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं इन कंट्रीज को फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, सो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन के कंट्रोल एंड इसके यूज को रेगुलेट किया जा सके। रेगुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। हार्मफुल केमिकल जितने भी होते हैं इनको सिर्फ रेगुलेट करने की जरूरत है, फुल्ली तरीके से इन्हें बैन नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 1, अप्रोच टू प्लास्टिक फेज आउट। प्लास्टिक फेज आउट का अप्रोच होना चाहिए, फुल्ली बैन इसको नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 5, सेफ वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म। वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म जो होना चाहिए वो सेफ होना चाहिए, सो दैट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो थैंक्स फॉर